नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं बात भारत की। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अंदर गरजे हैं। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक विपक्ष को घेरने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। बीजेपी का नारा 400 पार का है, एनडीए का नारा 400 पार का है, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी अब इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में प्रचार प्रसार का सिलसिला भी तेज हो गया है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण है और उससे पहले आज इस चरण का आखिरी दिन है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जम्मू के अंदर दूसरे चरण का चुनाव होना है, यानी जम्मू सीट पर दूसरे दिन चुनाव होंगे और पहले जो चरण है उसमें उधमपुर सीट पर चुनाव हो रहे हैं। जम्मू की बात करें तो यहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम तरह की जो पिछले 10 साल में कार्य हुए हैं उनको लोगों के सामने रखा और साथ ही साथ कहा कि आतंकवाद 370 जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसको जम्मू कश्मीर से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, वो भी कार्य यहां पर किया गया है। यानी 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सारे बदलाव हुए हैं। खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद यह सरकार जम्मू कश्मीर को बदलाव की पटरी पर लाने का दावा भी कर रही है। लेकिन क्या वाकई में जम्मू कश्मीर अब विकास की तरफ बढ़ रहा है? जम्मू कश्मीर की राह अब बाकी राज्यों की तरफ चल पड़ी है और जो पहले यहां पर गतिविधियां होती थी क्या उनमें विराम लगा है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास जो बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र हर रैली में होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह से बीजेपी के स्टार प्रचारक या फिर प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकवाद या फिर धारा 370 का मुद्दा जरूर उठाते हैं। तो क्या ये बीजेपी के पास एक बहुत बड़े हथियार के रूप में है? ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल जम्मू के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने आज रैली के दौरान क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उंगली। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को समाप्त। भाई और बहन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर सीधे सीधे तंज कसा है और कहा है कि पहले की पार्टियों ने यहाँ पर जो भी किया है वो इस हित में नहीं किया है। शाह की हुंकार, टारगेट क्या 400 पार है, पाकिस्तान के लिए नारे लगाने की हिम्मत नहीं है, ये शाह ने कहा है। भारत माता की जय के नारे सिर्फ सुने जा सकते हैं।
उन्हें समझने की जरूरत है कि वह तिरंगा अमर है। 370 हटा तो तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। यह सभी दल अपने बेटों के लिए वोट मांगते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको बता रहे अमित शाह ने जो कहे। मोदी ने पथराव, हड़ताल सब कुछ समाप्त कर दिया। मोदी के कार्यकाल में एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुआ। फारूक महबूबा बताएं ज्यादा फेक एनकाउंटर कब हुए, यानी उन पर निशाना साधा है। फारूक कहते थे 10 बार भी आए तो 370 नहीं हटेगी, लेकिन पीएम मोदी ने दूसरी बार यानी दूसरे कार्यकाल में आकर ही 370 को हटा दिया है। ये तमाम तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कही है। इसके अलावा और भी कई बातें जो है वो इस दौरान कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि अपना वोट दें, लेकिन एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को मत देना, क्योंकि लगातार जो है वो इस पर जो है वो निशाना साधने की कोशिश अमित शाह द्वारा की गई है। नरेंद्र मोदी ने पथराव भी समाप्त किया, हड़ताल भी समाप्त की, जम्मू कश्मीर में विकास किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष भी एक सुर पर, एक मंच पर जो है वो आवाज उठा रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा भी कर रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, ओबीसी और वंचितों और महिलाओं को आरक्षण भी दिया। आरक्षण को लेकर भी गृह मंत्री ने यहां पर अपनी बातें रखी। साथ ही साथ कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, और 2014 में आया था तब यहां से ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ आज का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आज के सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से आज बयान दिया है और इस बयान के मायने पूरे देश की राजनीति में कितने मायने रखते हैं, कितना इसका असर है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले अभिनव शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी, आपके पास आना चाहूँगा। बड़े बड़े नेता, आपके स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, और हर रैली में, हर भाषण में जिक्र होता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो मुक्त कराया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ ये भी कहा था कि ये तमाम मुद्दे जो हैं ये हमारे चुनावी मुद्दे नहीं हैं। अभिनव जी, देखिए, ऐसा है, जब लोकसभा के चुनाव आ ही गए और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था कि इस बार हम 400 पार करेंगे। जब 400 का टारगेट रखा है और 400 क्लेम किया है तो मेहनत करना हमारा फर्ज है। ठीक है। और चुनावी प्रक्रिया में स्टार कैंपेनर हमेशा ही ना ही भाजपा बल्कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं। ठीक है। और चूंकि जम्मू कश्मीर एक ताज है पूरे हिंदुस्तान का, अगर आप मैप देखें, नक्शा देखें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखें, उसको 370 के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जम्मू कश्मीर की एक इंपॉर्टेंस है, एक अपनी अहमियत है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी उधमपुर में आए 12 अप्रैल को। ठीक है। यहाँ पे 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और आज गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी जम्मू में आए, यहाँ पे 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ठीक है। तो देखिए, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 370 कभी चुनावी मुद्दा नहीं होगा, चुनावी मुद्दा है नहीं, लेकिन चुनावी मुद्दा बनाया गया। और चूंकि ये एक अचीवमेंट है, एक मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बता दूं। ठीक है। इस बार चुनाव इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर यूटी में एक दायित्व लगाया था कि जहां जहां रैलियां होती हैं, जहां जहां मीटिंग्स होती हैं, लोगों से सुझाव लो। ठीक है। सुझाव पत्र लो, ताकि लोग बताएं कि अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। और उस मैनिफेस्टो में चूंकि विपक्षी दल क्लेम करते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला क्लेम करते हैं, महबूबा मुफ्ती क्लेम करते हैं कि अगर हम
पावर में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 370 रिवाइव होगा। हमने लोगों से विचार लिए, लोगों से सुझाव लिए, ठीक है। और सुझावों में ये भी आता है, 370 का मुद्दा भी आता है कि 370 जो है यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये रिवाइव नहीं हो सकता। तो ये चुनावी मुद्दा भाजपा के लिए कभी नहीं था, बल्कि विपक्षी दलों के लिए है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम 370 वापस लाएंगे। ठीक है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, दूसरी विपक्षी दलों के लिए जरूर होगा, लेकिन डेवलपमेंट हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। ठीक है। और चूंकि 370 डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, तो इसलिए 370 का जिक्र करना मजबूरी होती है। और डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में 370 की एब्रोगेशन के बाद, 35A की एब्रोगेशन के बाद बढ़ चढ़ के हुई है। उसके सीधे सीधे मोटे मोटे उदाहरण आपके सामने हैं। मैं बताता हूं कितने कानून जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, फेयर लैंड कंपनसेशन एक्ट है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस एक्ट है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में उनको 4%, डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोगों को 4% रिजर्वेशन थी, जम्मू में 3% थी। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस ऐसे ही लैंड एक्विजिशन हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर था, लोगों को उतनी कंपनसेशन मिलती थी जो डेप्यूटी कमिश्नर के सर्कल रेट होते थे, बल्कि बाकी भारतवर्ष में 3 गुना रेट होते थे। जब किसी की लैंड एक्वायर होती थी, प्रॉपर्टी टेक ओवर होती थी। तो ये एक बड़े बड़े उदाहरण है। अब आप देखिए 370 के बाद, ठीक है, समय कम है अभिनव जी, सबको समय देना है। मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। विशाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक वकील हूं पेशे से, मैं कश्मीर में 90 से जा रहा हूं वकालत करने जी। लौटूंगा आपके पास वापस। अभिनव जी माफी चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। करके कश्मीर जाता हूं। जी जी जी। विशाल जी आप आवाज सुन पा रहे? चलिए, लगता है विशाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सोहेल काज़मी जी। विशाल जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। और अमित शाह की बात करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो हर कहीं न कहीं जिक्र होता है कि धारा 370 हटाया, इसका कितना प्रभाव है पूरी देश की राजनीति पर। और साथ ही साथ जो सरकार है वो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि 370 हमारा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये विपक्ष का मुद्दा है। खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 को हम जम्मू कश्मीर में वापस लाएंगे। देखिए शीतल जी, बात जब मुद्दे की होती है तो बात करना पड़ता है। जब धारा 370 हटाने से कश्मीर घाटी में खुशियां लौट आई है, तो आज भी 6 साल पूर्व गए। शीतल जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ 6 साल पूर्व गए, लेकिन आज भी कश्मीर घाटी में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। जब चुनाव आयोग के अधिकारी सभी राज्यों में चुनाव की बैठक करती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी वो बैठक होता है, और जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य और तमाम वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ चुनाव कराना जरूरी है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग और भारत की सरकार वहाँ चुनाव कराने में बच जाए। आखिर जब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं रह गया, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? ये मुख्य सवाल है। और हम कहते हैं जो न्याय प्रक्रिया होगी, हम उसका हमारी सरकार है और न्याय प्रक्रिया चालू होगा और वहाँ चुनाव भी कराएंगे। मुख्य उद्देश्य वहाँ चुनाव कराने का, और वहाँ सब कुछ जायज है, तो क्यों नहीं वहाँ 70 हटने के बाद कश्मीर घाटी में चुनाव कराया जाए? सभी राज्यों में चुनी हुई सरकार स्थापित हो, कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य ही, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सोहेल काज़मी जी, आपके पास आना चाहूँगा। सोहेल जी, आपसे मैं यही समझने की कोशिश करूँगा, शायद मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था जब हम पिछली डिबेट में बैठे हुए थे और आप हमारे साथ बने हुए थे। मेरा यही सवाल रहेगा पहला, और मैं ये भी समझना चाहूँगा, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, ये तमाम तरह के बड़े बड़े मुद्दे जो है, ये मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर की रैलियों में उजागर नहीं होते, बल्कि उत्तराखंड में भी या बाकी अन्य राज्यों में भी इनका जिक्र किया जाता है। तो मेरा यह सवाल रहेगा, क्या इसका प्रभाव देश की राजनीति पर भी है? सोहेल जी। काज़मी जी, आप सुन पा रहे? चले, लगता है वो आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। वापस अभिनव जी आपके पास आऊँगा। चुनाव का मुद्दा उठाया है विशाल जी ने। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं करवाए गए हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं, ताकि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सामने निकल कर आए, लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल लोग कर सकें, और अपने जो कार्य, विकास कार्य है, वो भी उनके पूरे हों। जी अभिनव जी। ठीक है सर जी, लौटूंगा आपके पास। सोहेल जी, अभिनव देखिए ऐसा है,
जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जम्मू कश्मीर की हालात को शायद जानते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से पहले हालात सुधारना एक जरूरत है, और जब तक वहां पे आतंकवाद खत्म नहीं होता, जब तक वहां पे हालात, देखिए अब ये कहेंगे जी हम अखबारों में क्लेम करते हैं कि हालात सुधर गए हैं। हमने हमेशा यही कहा कि हालात सुधर रहे हैं। आज भी अगर आप गृह मंत्री जी का बयान देखें तो उन्होंने कहा है आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और ये वेंटिलेटर पे है, ये आखिरी स्टेज पे है। ठीक है, तो जैसे ही हालात कश्मीर में सुधरे, जम्मू कश्मीर में सुधरे, चुनाव करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 एक पार्टी है। ठीक है, चलो ये मामला ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि बहुत जल्दी चुनाव करवाए जाए, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज भी गृह मंत्री जी ने यही बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने भी उधमपुर में यही बयान दिया था। ओके, सोहेल जी के पास जाना चाहूंगा। विधानसभा के चुनाव होंगे, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, तब भी देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बीडीसी, यहाँ पे डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, विपक्ष ने उनका बायकॉट किया। देखो चुनाव ना हो तब इनको तकलीफ, चुनाव करवाओ तो बायकॉट करते हैं। देखिए चुनाव करवाना एक इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया है। ठीक है, ना उसमें कांग्रेस का कोई रोल होता है ना बीजेपी का होता है। अगर ये कहेंगे कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती तो इसका मतलब है जब बीजेपी सेंटर में ठीक है। सोहेल जी आपके पास आऊंगा, आप शायद मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। सोहेल जी, सोहेल जी मेरा सवाल यही रहेगा, मैंने शायद पिछले डिबेट में भी आपसे यही सवाल किया था। मैं यही समझना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो धारा 370 का हो, आतंकवाद का हो, पाकिस्तान का हो, यहाँ की शांति का हो, यहाँ के विकास का हो, क्या ये मुद्दे देश की राजनीति पर भी प्रभावित हैं? क्या इसका देश की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जाकर इन मुद्दों का जिक्र होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर जब हिंदुस्तान का ताज है, ताज था और ताज रहेगा। जब ताज ही डिस्टर्ब रहता था, यहाँ के लोग ही डिस्टर्ब रहते थे, तो उसका असर तो पूरे जिस्म पे पड़ता था, जिसको हम भारत बोलते हैं। और पाकिस्तान, चाइना, ये इन्फिल्ट्रेशन और ये सीज फायर वायलेशन, और यहाँ हमने 3 डिकेड में एक जनरेशन खो दी जम्मू कश्मीर में। तो वो एक पॉलिटिकल सर्कल्स में कश्मीर हमेशा राउंड द टेबल रहता था, इंडिया में भी और अब्रॉड भी। तो जम्मू कश्मीर सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की हरकती खत्म हो गई, खत्म हो रही है, जिसकी तरफ आज अमित शाह साहब ने इशारा किया। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ 2 करोड़ टूरिज्म आ रहा है, और टूरिज्म के साथ अलाइड सेक्टर जो है वो फ्लोरिश होंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से परेशान होता हूँ कि इतना काम हुआ है, जहाँ लोग राहत की सांस ले रहे हैं, वो इसको इन चीजों को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पाते अपनी रैलीज में, जब वो कश्मीर में, हंदवाड़ा में, कुपवाड़ा में जाते हैं। और लोग तो सुनना चाहते हैं, लोग तो उनके साथ हाथ मिला के आगे चलना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल और बाकी पार्टीज को, कि भैया मतदान बढ़ेगा, 60-70% लोग पोलिंग करेंगे। यहाँ लोग जो है, जहाँ वोट नहीं डालना चाहते थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 की 5 में 20-20, 25-25 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जमीन पे। तो वो सब फ्रस्ट्रेशंस हैं जो आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में और डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में, कि नाउ वेयर टू हेड। आगे तो ऐसा भी देखा है कि घर के 4 रिश्तेदारों ने वोट डाला तो एमपी बन गया हुआ था। तो आज वो चीजें संभाविक नहीं है, फिजा बदल गई है, पॉलिटिकल नैरेटिव बदल गया है, लोगों का जो उल्लास है वो बढ़ गया है, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में। तो ये सब चीजें तो ऑन ग्राउंड है। तो इसमें आप सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करते हैं तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, अभिनव जी आपने सुना, मैं चाहूंगा कि आप इनका भी जवाब दें। और मेरा भी सवाल रहेगा, आप दावा कर रहे हैं कि हमने इतने सारे कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, धारा 370 तो है ही है, आपने हटाया और कश्मीर में शांति हुई, आतंकवाद खत्म हुआ, इन तमाम चीज़ों के बाद भी क्या कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी की नज़र जा रही है? जब कश्मीर के लोग हमसे प्यार करना शुरू कर देंगे, हमें प्यार करना शुरू कर देंगे, तो वहां भी कमल खिलेगा और बड़ी जल्दी कमल खिलेगा। सुनिए बात, इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है। देखिए, जैसे सोहेल जी ने कहा कि पहले 2 या 3 परिवार वही कश्मीर की जो है वो
नैरेटिव सेट करते थे, उन्हीं के लोग इलेक्शन लड़ते थे। कितनी वोटिंग होती थी, कितनी वोटिंग से वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे। इस बार इतनी चेंज आई है कि आप देखेंगे कश्मीर की एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20 कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये हवा वो नहीं रही जो आज से 10 साल पहले हवा थी। आज ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी ये क्लेम कर सकती है कि हम इन सीटों पे अपनी सक्सेस क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी पिछले 15-20 दिन से कश्मीर में घूम रहा था। वहां पे कुछ नए चेहरे आ रहे हैं, कुछ नए प्रोफेशनल डॉक्टर्स आ रहे हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि हम अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को इस बार पावर में नहीं आने देंगे। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ अंडर करंट कश्मीर में चल रही है और इसके नतीजे आपको इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिखेंगे। बाकी आपने जो डेवलपमेंट की बात कही, देखिए ऐसा है, डेवलपमेंट की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर के जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, हमेशा ही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने राज किया है। बारिंग फ्यू इयर्स व्हेन बीजेपी केम इनटू पावर फॉर 3 इयर्स, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ना कोई कारपोरेट सेक्टर था, ना पे यहाँ पे कोई बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई। इन्होंने लोगों को क्या दिया, डेली वेजेस, कैजुअल, नीड बेस्ड, और उनको भी 25-25 साल से परमानेंट नहीं किया। ठीक है। अब लोगों को वही एक उम्मीद है कि लोगों को नौकरी कैसे मिलती है, डेली वेजेस लगा दो। अब डेली वेजेस की नई एंगेजमेंट पे बैन हो गया है, राइट। अब ये मुद्दे लोगों की ध्यान में हैं कि हमें नौकरियां नहीं नौकरियां कौन सी मिल रही थी, डेली वेजेस। विशाल जी, विशाल जी, परमानेंट जॉब से आप पिछले 20 साल से देख लीजिए, हर महीने पब्लिक सर्विस कमीशन की गैजेटेड पोस्टों के लिए लिस्ट पब्लिश हो रही है। ठीक है। हर महीने में 2-3 लिस्ट। विशाल जी, आपसे सवाल रहेगा, विशाल जी, हम पब्लिक में ला रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया गया था। इनको छोटी छोटी चीजों पे इनको बिजी रखा था। हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक को अवेयर करें कि आपके लिए हम बड़ा कुछ ला के दें। राहुल जी, बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का जो है वो वर्चस्व दिखेगा। कश्मीर के लोग अब नहीं मुफ्ती परिवार हो या फिर अब्दुल्ला परिवार हो, उनको अब नहीं चाहते हैं। यानी बीजेपी के लिए अब लोग जो हैं वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ पीडीपी है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या आपको लगता है ये जो बीजेपी का दावा है ये काम करने वाला है आने वाले समय में? जी विशाल जी। देखिए शीतल जी, बीजेपी के हर दावे की काबिल होते हैं। इन्होंने मुफ्ती जी के बारे में बात किया। अरे भाई साहब, अब क्यों भूल जाते हैं? आप उसी मुफ्ती जी को गठबंधन करके वहां का मुख्यमंत्री बनाया था। किस मुंह से मुफ्ती जी का विरोध करते हैं? किस मुंह से कश्मीर के लोगों का विरोध करते हैं? कश्मीर के लोगों ने आपको मौका दिया और मुफ्ती जी को आपने मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था। कांग्रेस की मुफ्ती जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, आपने मुख्यमंत्री बनाया था, और फिर आप मुफ्ती जी का विरोध करते। कश्मीर में कमल नहीं खिले जा रहा, कश्मीर का लोग कीचड़ को स्वागत नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में इंडिया गठबंधन एकमुश्त होकर वहां से सभी सीटों जीती जा रही है। भाजपा ख्याली पुलाव पकाए, ख्याली पुलाव पकाने में थोड़ी कोई रुक सकता है। ख्याली पुलाव का महक दूर तक जाता है, लेकिन पुलाव पकता नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं, क्या सोच रही नहीं सोच रही। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मस्तूद है, पूरी तरह से तैयार है। वहां के सभी सीटों पर, वहां के सभी 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का लोग जीतते जा रहा है और देश में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना जा रहा है। बीजेपी ख्याल पुलाव पकाओ, कोई आपत्ति नहीं है हमें, जो उनको बोलना है बोले, उसे क्या वो बोल रहा है उससे क्या मतलब है। हम लड़ रहे हैं चुनाव कश्मीर में, हमको पता है कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जल्दी से, मुझे सोहेल जी की बात की, इनको जरा पूछे अनंतनाग में कौन इलेक्शन लड़ रहा है? पीडीपी इलेक्शन लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी? पीडीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, जो दोनों इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं? विशाल जी जल्दी से जवाब करिए, किसको सपोर्ट करेंगे? पीडीपी अलग से लड़ रही है कश्मीर के अंदर, अनंतनाग की सीट पर आप किसे सपोर्ट करेंगे? अनंतनाग के अंदर
कांग्रेस पार्टी कश्मीर की जनता के सपोर्ट करेगी। नहीं, मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी पहली बात तो ये विशाल जी, आप इंडिया गठबंधन को एक झोली में नहीं रख पाए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी यहाँ पर अलग से लड़ रही है। सपोर्ट करेंगे। अरे भैया वो हमारे विषय की बात है, वो आप क्यों चिंता करें हमें कि हम समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं हम कश्मीर की जनता को समर्थन करेंगे, हम कह रहे हैं हम कश्मीर की जनता का समर्थन करेंगे। आप ठीक है सोहेल जी, आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। सोहेल जी, कश्मीर की 3 सीटें और बीजेपी का दावा कि कश्मीर के अंदर भी कमल खिलेगा, कमर खिलाएंगे। अभी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अभिनव जी कि बहुत जल्द जो कश्मीर के लोग हैं वो भी हमारे हित में देखने को मिलेंगे। सोहेल जी, कांग्रेस पार्टी कश्मीर के लोगों का समर्थन करेगी, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं कर रही। ठीक है रुकिए, आप समय नहीं है, समय मेरे पास नहीं। विशाल जी माफी चाहूंगा। शायद इनको पता नहीं है सबसे ज्यादा कश्मीर में डल लेक में कमल खिलता है, इनको पता नहीं है शायद। सोहेल जी खिलाइए ना कमल, कोई मना किया है आपको? वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। ठीक है आप रुकिए, दोनों रुकिए आप। सोहेल जी आपसे आखिरी जवाब चाहूंगा, आखिरी कमेंट। देखिए कोई भी पार्टी, देखिए कुछ पार्टीज ने भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की सरजमीन पे एक अछूत पार्टी के तौर पे प्रोजेक्ट किया हुआ था, किया है और करते रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू सेंट्रिक पार्टी है, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट पार्टी है। लेकिन पिछले 10 सालों का नैरेटिव थोड़ा बदला है। ये जो वोट शेयर बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती है और पॉलिटिक्स ही करती है। एक पार्टी को डिफरेंट रंग की पॉलिटिक्स नहीं करती है और दूसरी पार्टी को डिफरेंट रंग की पॉलिटिक्स नहीं करती है। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल नैरेटिव में बीजेपी के 3 कैंडिडेट जीतते हैं या हारते हैं कश्मीर में, उसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन बीजेपी के टेन्योर में लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है टुवर्ड्स इलेक्शंस, टुवर्ड्स वोटिंग द कास्टिंग द वोट एंड टुवर्ड्स फाइटिंग द इलेक्शन। ये एक रिमार्केबल चीज है। दूसरी बात ये है कि तो इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है लोकसभा के चुनाव में। सुन लीजिए, अब इलेक्शन में बीजेपी का खाता खुलता है नहीं खुलता उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का जो भी जनाधार होगा वो थोड़ा आपको नजर आना इस इलेक्शन में शुरू हो जाएगा। वो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है कि जितनी रीजनल और नेशनल पार्टी यहाँ आएंगी उतनी अच्छी रहनुमाई जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। ठीक है अभिनव जी 10 सेकंड। जी देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल सोहेल काजमी जी के साथ एग्री करता हूं। देखिए एक ही रात में या 24 घंटे में कुछ नहीं बदलता, नैरेटिव सेट करने में टाइम लगता है। बट आई एम सेइंग विद ए सेंस ऑफ अथॉरिटी कि भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में वोट शेयर बढ़ने जा रहा है और इसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बीजेपी का इस बार कमल कश्मीर में खिलेगा और खाता भी खुल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस खास चर्चा में। अभिनव जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर फारूक साहब आपका भी शुक्रिया, माफ़ कीजिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे सोहेल काजमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो चुनाव को लेकर काफ़ी तेज़ हो गई हैं, राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई है, मुद्दे उजागर हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुद्दे हर रैली में इनका जिक्र किया जाता है। और ख़ास तौर पर आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे और जम्मू में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है वो जम्मू के हित में रहा है, जम्मू कश्मीर वासियों के हित में रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।